गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर साझेदारी का, यदि चैप्टर वाइज देखें तो सेकंड चैप्टर है, लेकिन साझेदारी में टोटल 5 चैप्टर हैं आपको जो पढ़ना है। उस साझेदारी की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास से आज आपकी। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि साझेदारी में सबसे पहले कल का एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था शॉर्ट में, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, साझेदारी। तो हमने क्या बताया था आपके लिए साझेदारी में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करने एवं उसके लाभ हानि को बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं तो इस प्रकार का व्यापार साझेदारी व्यापार कहलाता है। और साझेदारी व्यापार के लिए जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, ये अपन ने देखा हुआ था। हमने कल साझेदारी की कुछ विशेषताएं भी देखी थी, है ना। साझेदारी की विशेषताओं के बाद हमने क्या देखा था, साझेदारी संलेख देखा था। साझेदारी संलेख क्या बताया था हमने कि साझेदारों के मध्य, अब साझेदारी संलेख क्या था कि साझेदारों के मध्य साझेदारी व्यापार संचालन से संबंधित जो कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, ठीक, वह साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है, ये भी हमने बताया था। और जो साझेदारी संलेख है लिखित जो होता है, वो लिखित साझेदारी संलेख ही बेस्ट माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, मौखिक से श्रेष्ठ माना जाता है, मान। तो कल कुछ थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके थे, इसमें हमने कुछ ये भी देखा था साझेदारी संलेख की महत्वपूर्ण बातें। मतलब साझेदारी संलेख में हम क्या क्या लिखते हैं, तो फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों के नाम, नाम व पता, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों का आहरण, कल अपन ये देखे थे ना, वैध व्यवसाय, और सबसे लास्ट में जो हमने आपको बताया था वो था आपका पंचायती बाग। वैसे तो हमने साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, ये सब चीज हमने आपको बताए थे। टोटल आपको 10 पॉइंट हमने बताए हुए थे, और ये भी बताए थे कि 27, 28, 29 दिए हैं, जिसमें से हमने आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर बता दिए थे। लाभ विभाजन, ये भी आपका एक पॉइंट था। ऐसे करके हमने आपको कल 10 पॉइंट बताए। आज हम जो पढ़ेंगे उसके आगे का हम देखते हैं। तो आगे देखेंगे क्या है, शॉर्ट रिवीजन जो हमने आपको बताया, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज, आहरण ब्याज, है ना, विवादों का निपटारा, ये सब कर चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कल जो बात हमने की थी कि साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब चाहे तो साझेदार साझेदारी संलेख बनाए या चाहे तो ना बनाए। यदि बना लेते हैं तो जिस प्रकार का संलेख बनाया गया है, मतलब जैसा संलेख में लिखा है उस तरीके से व्यापार का संचालन किया जाएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया, क्योंकि वो तो ऐच्छिक है, यदि नहीं बनाया तब क्या होगा, तो उसके नियम हमें पता होने चाहिए कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से होते हैं।
और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में, थ्योरी में भी आते हैं और प्रैक्टिकल में भी आते हैं। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि साइंदर्य संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो आपके लिए दिया हुआ है, साइंदर्य संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक, जो कि धारा साइंदर्य अधिनियम 1932 की धारा 13 से 17 तक दिए हुए, जो कहां पर है, साइंदर्य अधिनियम 1932 की धारा 13 से 17 तक दिए हैं। ठीक, अब क्या क्या है इसके, तो पहला दिया है लाभ हानि का अनुपात। मतलब लाभ हानि के अनुपात में क्या है कि जब साझेदारी संलेख नहीं बना है तब साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा। तो इसका नियम सीधा सीधा है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाता, मतलब बराबर बराबर। ठीक, देखो लिखा होगा साझेदारी संलेख के अभाव में सभी साझेदारों में लाभ हानि समान अनुपात में बांटी जाएगी। कैसे बांटेंगे अपन, समान अनुपात में। अगला पॉइंट दूसरा, पूंजी पर ब्याज। अगला क्या है, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है, किसी भी साझेदार को संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट, वेतन व कमीशन। तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन हेतु कोई पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज। अब ऋण पर ब्याज क्या है, यदि कोई साझेदारी फर्म को पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, इस नियम है। तो यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। क्या है यहां पर, यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, आहरण पर ब्याज। तो किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, मतलब आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण कल हम आपको बता चुके थे, जब कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से रोकड़ या माल निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। तो अगला पॉइंट, विवादों का निपटारा। अब साझेदारी संलेख बना नहीं है तो फिर विवादों का निपटारा कैसे होगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में विवादों का निपटारा बहुमत के आधार पर किया जाता है, मतलब वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है, साझेदारों के आपसी विवादों का निपटारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। अगला, अब आप देखेंगे यहां पर पहले अपन एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कौन कौन से नियम आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, उस पर अपन पहले फोकस करते हैं ना, क्योंकि वो सभी नियम जो अपन ने अभी पढ़े हुए हैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आना है। ठीक है, तो वो नियम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से नियम आपको मुख्यतः याद रखना है, तो पहला लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि, तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाता है ना, ये हमने आपको निशान लगा दिया, मतलब बराबर बराबर समान अनुपात में। ये आपको समझने के लिए हमने आपको बता दिया शॉर्ट में कि कैसे करते हैं वो लोग, लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर। दूसरा,
पूंजी पर ब्याज। तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो यहां पर हम क्या लगा दे रहे हैं, क्रॉस, मतलब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट तीसरा, आहरण पर ब्याज। किसी भी साझेदार को या किसी भी साझेदार से उसके द्वारा किए गए आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या डाल देते हैं, क्रॉस, मतलब हमें आहरण पर भी ब्याज नहीं लेना है। चौथा, पारिश्रमिक। तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यहां पर भी अब कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है वो अपन यहां समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि साझेदारी व्यापार में दो साझेदार, ठीक है, इनके बीच में कोई भी साझेदारी संलेख नहीं बना है। अब क्या होता है कि जो ए व्यक्ति है और ये बी है, तो ए व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपन मान लेते हैं यहां पर इस संस्था में करता है 9 घंटे काम। कितने घंटे काम करता है, 9। वो बी व्यक्ति जो है वो संस्था में सिर्फ साझेदारी फर्म में कितना काम करता है, सिर्फ 1 घंटे काम करता है। ए करता है 9 घंटे काम और बी करता है कितने, 1 घंटे काम। तो हम बी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, तो हम अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक या वेतन लेंगे। तो इस प्रकार का पारिश्रमिक या वेतन या कमीशन, पारिश्रमिक में मतलब है कि ना तो हम किसी साझेदार को वेतन देंगे ना कमीशन देंगे, कोई अतिरिक्त ना पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, ना वेतन ना कमीशन। तो चाहे ये 9 घंटे काम करे और एक घंटे काम करे बी, तो ये नहीं बोल सकता कि हमें 20 काम कम कर रहा है, हम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अतिरिक्त कमीशन या वेतन दीजिए। ऐसा साझेदारी संलेख के अभाव में नियम यदि लगते हैं तो नहीं होगा, मतलब ना तो हम उस व्यक्ति को वेतन देंगे ना कमीशन, क्योंकि साझेदारी संलेख नहीं बना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पांचवा, ऋण पर ब्याज। छह परसेंट वार्षिक, 6% वार्षिक। तो अब एक चीज भी आपको ध्यान देना है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार, यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 6% क्वेश्चन में हो सकता है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट में 6% आ जाए सिर्फ, और 6% वार्षिक, तो 6% वार्षिक शब्द आपको याद रखना है। तो ये 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको प्रैक्टिकल सवाल में भी आते हैं। ठीक है, इन चीजों को कम से कम आपको ये नियम तो याद रखना है, पूरे 5। आपके यदि सवाल करना है तो ये 5 नियम याद रखना है। अब यहां पर देखेंगे एक आपके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है सॉरी, ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि जो साझेदारी बनती है तो वो साझेदारी में किस तरीके का हम संलेख बनाते हैं। साझेदारी संलेख का पार्टनरशिप डीड का लिखा हुआ, देखो पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड मतलब साझेदारी संलेख। तो ये साझेदारी संलेख का आपको नियम दिया गया है, बिल्कुल बाकायदा स्टाम्प भी लगा, 100 रुपीज का स्टाम्प है ना, स्टाम्प पे ही होता है साझेदारी संलेख। क्या लिखा जाता है, तो आपको तो कुछ बनाने के लिए सीबीएसई की जो क्लासेस होती हैं उन सीबीएसई में ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए आता है, उनके लिए क्या लिखना होता है, ये सब चीजें दी गई हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपके लिए हमने कुछ बता दिया कि क्या है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन डेट मंथ ईयर, मतलब ये डीड, पार्टनरशिप की डीड जो है वो कब बनाई जा रही है, बिटवीन फर्स्ट पार्टी नेम एंड डॉटर एंड सन, मतलब
जो पहला व्यक्ति है ना, उसके बीच में वो किसके, उनके पिता क्या है, ठीक, इस तरीके से उनके ये दिया हुआ है पूरा। तो ये पार्टनरशिप डीड का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो सीबीएसई में आता है, एमपी बोर्ड में नहीं। हमने तो सिर्फ आपके लिए बता दिया है कि किस तरीके से ये बनाई जाती है, स्टाम्प पर बनाते हैं ना, ये चीज आपको बस इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि फर्म में यहां पर क्या है, फर्म में कौन साझेदार हो सकता है, क्या सभी व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या सभी व्यक्ति साझेदार फर्म में हो सकते हैं या सभी व्यक्ति फर्म के साझेदार बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नियम हैं, जो भी व्यक्ति उन नियमों को पूरा करता है वो साझेदारी फर्म में साझेदार हो सकता है, एक फर्म में साझेदार बन सकता है। तो वो नियम क्या क्या है देखो, जो व्यक्ति अनुबंध कर सकता है वह साझेदार बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो व्यक्ति अनुबंध कर सकता है वह साझेदार बन सकता है। अब अनुबंध करने का मतलब क्या है कि जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो और सरकारी नियमों के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है वह वयस्क माना जाता है, और वयस्क व्यक्ति में ही सोचने समझने की शक्ति होती है। इसलिए सरकार जो वोट देने वाले व्यक्तियों की आयु डिसाइड की है वो 18 वर्ष की ना, कि वो सुन सकती है कि कौन हमारा मंत्री राष्ट्रपति हो, कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, कौन हमारा पार्षद होगा, कौन हमारा विधायक होगा, मतलब जो जो वोट डालते हैं। तो कम से कम आयु कितनी है, 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष को वयस्क मानते हैं। ऐसे ही वह व्यक्ति जो अनुबंध कर सकता है, तो अनुबंध कौन कर सकता है, जो 18 वर्ष का हो गया है वह साझेदार हो सकता है। अतः साझेदार बनने या अनुबंध करने के लिए आवश्यक है, यदि आपको साझेदार बनना है या अनुबंध करना है, क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है ना। तो यदि आपको साझेदार बनना है या अनुबंध करना है तो क्या आवश्यक है, पहला, व्यक्ति वयस्क अर्थात 18 वर्ष, मैंने बोला है व्यक्ति क्या हो, वयस्क हो, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आप 12th क्लास में हैं, आप किस क्लास में हैं, 12th में हैं। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ज्यादातर वो 12th क्लास में 18 वर्ष के नहीं हो पाते, ज्यादातर लोग 18 वर्ष के 12th क्लास में नहीं हो पाते। कुछ लेट एडमिशन हुए, कभी कोई फेल हो जाता है, उस वजह से 12th में व्यक्ति आके 18 वर्ष का हो जाता है। ज्यादातर 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो 18 वर्ष के नहीं हो पाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वही कहा है कि ऐसा व्यक्ति या वह व्यक्ति अर्थात है ना, व्यक्ति वयस्क व्यक्ति अर्थात 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका हो वो साझेदार बन सकता है। अगला है स्वस्थ मस्तिष्क। ये क्या है, मस्तिष्क, है ना, स्वस्थ मस्तिष्क। क्या लिखा हुआ, स्वस्थ मस्तिष्क लिख देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, उसका दिमाग ठीक हो, वो साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है ना। ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, जिसका दिमाग ठीक हो, वो साझेदार बन सकता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अगला, उसे किसी भी राजनियम या कानून द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो ने क्या कहा है कि वह व्यक्ति जिसको किसी राजनियम या कानून द्वारा, किसी भी कानून या राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो, वो फर्म का साझेदार बन सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। थ्योरी के क्वेश्चन है आपके लिए कि एक व्यक्ति या साझेदार बनने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। अगला, अब देखो आगे क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये महत्वपूर्ण बात है। क्या होगा, लाभ हानि नियोजन खाते में
कि जब कोई साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा जो व्यापार किया जाता है तो उससे फर्म को क्या होता है, लाभ। उस लाभ का वो लोग विभाजन करते हैं। तो आपने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा हुआ है वो अपन यहां देखते हैं। आपने 11वीं क्लास 11वीं क्लास में क्या बनाया था, व्यापार लाभ हानि खाता यहां बनाते थे, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ऐसा आपने बनाया हुआ है ना। 11वीं क्लास में आपने व्यापार एवं लाभ हानि खाता बना है। तो व्यापार खाता सबसे पहले बनाते थे, और व्यापार खाते में यहां पर लिखते थे आप प्रारंभिक स्टॉक, फिर क्रय, यहां पर विक्रय, क्रेडिट में विक्रय, अंतिम स्टॉक। इस तरीके के आप क्या करते थे, खर्चे वगैरह लिख के प्रत्यक्ष, और क्या निकालते थे, व्यापार खाते से आप निकालते थे सकल लाभ। ठीक, इस सकल लाभ को कहां लिखते थे आप, क्रेडिट में। और जितने भी हानि और खर्च थे वो कहां लिखते थे, डेबिट साइड। हानि और खर्च कहां लिखते थे, डेबिट में। आय और लाभ कहां लिखते थे, क्रेडिट में। इसके बाद आप निकाल लेते थे लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ। क्या निकालते थे, शुद्ध लाभ। तो लाभ हानि खाते से क्या निकलता था, यहां पर शुद्ध लाभ। यहां पर आपका सवाल कंप्लीट हो जाता था। आप शुद्ध लाभ ले जाकर चिट्ठे में जोड़ देते थे, मतलब पूंजी में जोड़ते थे और चिट्ठे में लिखते थे। हानि होती थी पूंजी में से घटा देते थे। लेकिन वो जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है वो था एकाकी व्यापार, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मालिक होता है। और हम यहां पर पढ़ रहे हैं साझेदारी, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, और वो सभी व्यक्ति फर्म के साझेदार कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इस लाभ हानि खाते के बाद एक और खाता बनाना होता है, इसी के बाद यहां से चालू हो जाता है, जिसमें हम क्रेडिट में लिख देते हैं शुद्ध लाभ। ठीक है, और वही खाता कहलाता है लाभ हानि नियोजन खाता। मतलब साझेदारों द्वारा वर्ष में जो लाभ कमाया गया है उस लाभ का क्या प्रयोग किया गया है, कहां खर्च कर दिया, साझेदारों ने आपस में कितना बांट लिया है, क्या क्या प्रावधान के लिए रखा हुआ है, इन सब चीजों की बातों के बारे में लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा जाता है। सॉरी। तो यहां पर देखेंगे आप अपन लाभ हानि नियोजन खाता क्या कहलाता है। तो देखें, साझेदारी फर्म के शुद्ध लाभ हानि को सीधे हस्तांतरण नहीं किया जाता। उन्होंने बोला साझेदारी फर्म के जो लाभ जो कमाते हैं उस लाभ को हम सीधा हस्तांतरण नहीं करते हैं, बल्कि एक अन्य खाता बनाया जाता है जिसमें फर्म का शुद्ध लाभ, फर्म का शुद्ध लाभ या हानि लिखी जाती है, और साझेदारों के व्यक्तिगत मदें जैसे वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि, और इनके बाद फर्म का लाभ हानि साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में बांटकर इस खाते में लिखा जाता है। इसी खाते को लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। ठीक है, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, आप फिर से देख लें कि साझेदारी फर्म में शुद्ध लाभ क्या है, आपका शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ हानि को सीधे हस्तांतरण नहीं करके बल्कि अन्य खाते में अन्य खाता बनाया जाता है जिसमें फर्म के शुद्ध लाभ हानि को लिखा जाता है, और साझेदारों की व्यक्तिगत मदें जिससे वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि लिखकर साझेदारों का जो शेष लाभ बचता है उसको पूर्व निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है, और इसी खाते को हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, साझेदारों द्वारा कमाए गए लाभ को साझेदारों के मध्य किस अनुपात में बांटा गया, और उस लाभ में से किन किन चीजों का प्रावधान किया गया है, इसके लिए जो खाता तैयार करते हैं वो लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है।
चलो आगे देखेंगे इसका फॉर्मेट, लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है वो ये देखो। तो ये आपका प्रारूप है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि खाता, है ना। यहां पर लाभ हानि नियोजन खाता लिख देंगे, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। ये क्या है आपका लाभ हानि नियोजन खाता। सॉरी, लाभ हानि नियोजन खाते में क्या है, डेबिट का जो पक्ष है उसको हम बोलते हैं हानि तथा खर्चों को डेबिट। जितने भी फर्म में हानि और खर्च हैं, है ना, साझेदारों से संबंधित, सब कहां लिखेंगे, डेबिट। फर्म के हानि और खर्च को कहां लिख देंगे हम, डेबिट। साझेदारों की व्यक्तिगत मदें और फर्म के जो लाभ हैं साझेदारों से हो रहे हैं उनको कहां लिख देंगे हम, क्रेडिट में। तो आय व्यय खाते नाम मात्र खाते के जैसे ही होता है ना, इसलिए इसको हानि तथा खर्चों को डेबिट और आय तथा लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, क्रेडिट में लिखेंगे शेष नीचे लाए। क्या लिखेंगे इसको, शेष नीचे लाए। मतलब भाई क्या होता है आपका, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लाभ। यदि लाभ दिया है, शुद्ध लाभ दिया है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। वो किस नाम से लिखेंगे, शेष नीचे लाए। ठीक है, शेष नीचे लाए। क्या है, फॉन्ट की वजह से ये यहां पर सब थोड़े से मिस्टेक हो जाते हैं, जहां सा और मा सा में आती है ना, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहां हम सुधार देते हैं, आपको पीडीएफ में सुधरा हुआ ही मिलेगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि लाभ होता है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, और हानि होती है तो हम डेबिट में लिखेंगे, शेष नीचे लाए। यदि हानि दी है तो उसको कहां लिखेंगे, डेबिट में, शेष नीचे लाए, और ब्रैकेट में लिख देंगे हानि। ठीक। दूसरा, यदि साझेदारी संलेख में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, क्या दिया हुआ, पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए क्या होता है, एक खर्च होता है। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है तो वो साझेदारी फर्म के लिए क्या होगा, खर्च होगा। तो हम उसके लिए कहां लिखेंगे, डेबिट में, है ना। हानि खर्च दोनों में से अपन बोल सकते हैं, हानि भी है खर्च। तो साझेदारी फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, खर्च है, इसलिए कहां लिखेंगे, डेबिट में। साझेदारों को वेतन देना है, कमीशन देना है, वो भी साझेदारी फर्म का क्या है, खर्च। क्या देना है साझेदारों को, वेतन देना है या कमीशन देना है, वो भी साझेदारी फर्म का क्या है, खर्च, इसलिए कहां लिखेंगे, डेबिट में। अगला, आहरण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा जो व्यक्तिगत निजी प्रयोग हेतु रोकड़ या माल निकाला गया है फर्म से, उस पर साझेदारी फर्म ब्याज लगाती है, और वो साझेदारी फर्म ब्याज उनको फर्म को मिलती है, या फर्म को क्या होगा, मिलेगा। तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो है वो लाभ होता है, इसलिए कहां लिखेंगे अपन, क्रेडिट में। साझेदारी पूंजी पर ब्याज फर्म को हानि है तो कहां लिख देंगे, डेबिट में। ठीक है, या खर्च भी बोल दें आप, उसके लिए खर्च है तो कहां लिख देंगे, डेबिट में। और साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म को लाभ होता है, इसलिए कहां लिखेंगे, क्रेडिट में या आय। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रारूप हमने आपको बता दिया है। अब मदे देखेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की चीजें घटा देंगे, जो कुछ बचेगा वो आपका लाभ है, विभाजन योग्य लाभ कहलाता है, वो हम साझेदारों में बांट देंगे। तो यहां पर लिख देंगे एक्स और वाई, जो भी साझेदार है उनके नाम लिख के बांट देंगे, और जिस अनुपात में कहा है उसी अनुपात में बांटेंगे। अभी ये थ्योरिकल है, अब अपन प्रैक्टिकल देखते हैं इसके बाद। यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में शायद आपको पूरा ना दिख रहा हो, मैं पढ़ देता हूं एक बार, थोड़ा सा कट रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार, एक्स वाई जेड क्या है, एक फर्म में साझेदार है। ये आपकी शिवलाल की बुक जो है उसकी क्वेश्चन है, ठीक है, और शिवलाल की बुक में ही आपको ये क्वेश्चन सब मिलने वाले। तो आप यहां पर देखो क्या लिखा है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 एवं 4,000 रुपए है, जिस पर उन्हें 5% ब्याज पाने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने से पहले फर्म का लाभ, वर्ष का लाभ 1,100 रुपए था।
लाभ हानि बराबर बराबर या बराबर बांटे जाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्या होता है यहाँ पर, लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं, हमें क्या तैयार करना है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो यहाँ पर हम तैयार करते हैं, पहले प्रारूप बना लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, ये आपका डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो पहला नियम जो आपको याद रखना है कि साझेदारों के लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, लाभ का शेष, जो साझेदारी सवाल में आपको दिया है। तो क्रेडिट में देखो ये दिया है लाभ, तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। और क्या लिखते हैं, शेष नीचे लाए। अब पूरा नहीं लिखते हैं, नाम है बड़ी की और डंडी नीचे खींच दी और एक पॉइंट रख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, नीचे ला में आके और एक बिंदी रख देना, मतलब नीचे लाए, पूरा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, लाभ। ये क्या है आपका लाभ, जिससे आपको याद रहे कितना है, 1100 रुपए का लाभ। ये हो गया। अब अपन सवाल करेंगे, सवाल में सबसे पहले अपन ने लाभ लिख दिया। अब पढ़ेंगे क्या लिखा है, तो इन्हें लिखा एक्स वाई जेड साझेदारी फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 और 4,000 रुपए है। उन्हें पूंजी पर 5%, उन्हें क्या हो गया, उन्हें 5% ब्याज पाने का अधिकार है। किस पर, पूंजी पर। ठीक है, पूंजी पर कितना, 5% ब्याज पाने का अधिकार है। तो पूंजी पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए क्या होती है, हानि। तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। यहां पर डेबिट में आएगा, क्योंकि नियम है आपके आय व्यय खाते का या हानि नाम मात्र के खाते का, हानि तथा खर्चों को डेबिट। तो यहां डेबिट में लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज। डैश कर देंगे, कितने साझेदार हैं, 3, एक्स वाई और जेड, ये 3 साझेदार, इनको पूंजी पर ब्याज देना है। तो हमें गणना कार्य करना पड़ेंगे, यहां पर अपन गणना कार्य करते हैं। पहले इसको अपन बंद कर दें, यहां पर गणना कार्य। नंबर 1 ब्याज, ठीक, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड तीनों की पूंजी पर हमें ब्याज निकालना है। एक्स की पूंजी कितनी है, 20,000। तो यहां पर हम 20,000 का 5% लेंगे, 5/100, तो कितना आ जाएगा, 1,000। फिर 10,000 किसकी पूंजी है, वाई की, तो 10,000 का 5% लेंगे, 5/100, तो कितना आ जाएगा, 500। फिर जेड की पूंजी कितनी है, 4,000, 4,000 का हम 5% लेंगे, 5/100, तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो इस प्रकार से साझेदारों की पूंजी पर हम ब्याज निकालेंगे। ठीक, अभी क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन कैसा है, स्पीड है, फास्ट है, कैसा है, उस तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं, एक एक पॉइंट करके। कोशिश करें कि हमारे निकालने के पहले आप ना शीघ्रता से इनको निकालें। तो यहां पर लिखेंगे हम 1,000 एक्स की पूंजी पर ब्याज, 500 वाई की पूंजी पर ब्याज और 200 जेड की पूंजी पर ब्याज। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 1,700 रुपये। और देखो अब कुछ नहीं दिया है, बस एक ही चीज थी, पूंजी पर ब्याज। तो हमने जब टोटल किया तो डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। डेबिट का टोटल कितना है, 1,700। इसका मतलब लाभ 1,100 हुआ, पूंजी पर ब्याज फर्म ने कितना दे दिया, 1,700। तो फर्म को तो क्या हो गई, हानि।
हानि है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, हानि है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और लाभ होता तो डेबिट में लिख देते। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हानि। कितनी हानि हुई, 1700 में से 1100 माइनस करेंगे, 1700 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 1100, तो कितना बचेगा, 600। और ये 600 जो है वो क्या है, हानि। ठीक है, तो नियम है, यहां पर सवाल में कहीं पर भी नहीं लिखा है, लिखा है ऐसा, हाँ लिखा है, लाभ हानि कैसे बांटते हैं, बराबर। तो यहां पर हानि जो है वो कितनी है, 600, हम बराबर बराबर बांट देंगे। हानि को कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। अब बराबर बराबर कैसे बांटते, यहां पर 600 गुणित गए, हम लिखेंगे कितने साझेदार हैं, 3, तो यहां पर 3 बार लिखेंगे, 1:1:1, जितने साझेदार हो उतने बार 1:1 बना दो। तो कितने एक हो गए, 1 2 3, तो हम क्या करना है, हमें कि इन के बटे में लिखना है 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 200, फिर 2 एकम 2, और फिर इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, मतलब XYZ सबको हानि कितनी कितनी वहन करना पड़ेगी, 200 रुपए की हानि। ठीक, मतलब हमें तीनों से 200 रुपए लेना है। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम यहां पर हानि, डैश कर देंगे X Y और Z तीनों का नाम लिखेंगे, यहां लिख देंगे 200 रुपए, यहां भी 200 रुपए लिखेंगे, और यहां पर भी कितना लिखेंगे, 200 रुपए। इन सब का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600, और अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1700। बिल्कुल सिंपल सवाल ना, आराम से आपको समझ में आएंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक एक पॉइंट को आराम से देख देख कर आप करें, समझ के करें, यहां पर बता रहे हैं उस पर फोकस करें। शुरुआत के सवाल हैं, इन्हीं से आपके आगे की साझेदारी के चैप्टर का बेस तैयार होगा। तो देखते हैं आगे सवाल अगला, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। चल आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। आप चिंता नहीं करना, आपको बाकायदा पूरे शुरुआत से ही सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रैक्टिकल के। ठीक, कुछ नियमों के आधार पर मुझे पता है कि आपको कौन से सवाल कब कराना है ना, क्योंकि इसमें पहले ही क्वेश्चन जो है वो 6 महीने के आधार पर दे दिया गया है। तो अभी वो नियमों के आधार पर नहीं है, थोड़ा सा हम आपको बेसिक बना दें, उसके बाद आपको फिर से पहले क्वेश्चन से करा देंगे। जो भी क्वेश्चन आपका हम पहला नहीं करा रहे, दूसरा सभी कराएंगे। यहां पर आज हम सीख रहे हैं सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखेंगे, अभ्यास का चौथा क्वेश्चन, XYZ एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी 20,000, 10,000 और 4,000। ये अब भी किया अपन ने, देखो ये आया 600 रुपए हानि आई थी, एक क्वेश्चन आपका बी हो गया। ये आपका 115 पेज पर, कितने पेज पर दिया हुआ है, 115 पेज पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। अपन अगला देख लेते हैं, ये वाला ये नहीं किया हुआ है। तो क्या है यहाँ पर, राकेश, राजेश और अनुपम साझेदार हैं जो क्रमशः 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000, 6,000। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में फर्म का लाभ उपर्युक्त समायोजनाओं के पूर्व 11,500 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों की पूंजी खाते तैयार कीजिए। तो ये भी आपका 115 पेज पर है। चलो ये भी आपका कहां पर है, 115 पेज पर दिया हुआ है।
यहाँ पर अपन बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, खाली पेज पे बना लेते हैं, ज़्यादा इजी रहे। विवरण राशि, विवरण और राशि, ठीक। तो ये आपका हमने फॉर्मेट बना दिया आपका लाभ हानि नियोजन खाते का। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, लाभ। तो यहाँ पर देखते हैं लाभ कितना है। लाभ ये दिया हुआ है आपके सवाल में 11,500 लिखा हुआ है। उपरोक्त समायोजनाओं के पूर्व लाभ कितना है, 11,500। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष नीचे लाए ना, और ब्रैकेट में क्या लिख लेना आप, लाभ, जिससे आपको याद रहे कि लाभ है 11,500। अब इस लाभ का साझेदारी फर्म में क्या प्रयोग किया गया, साझेदारों ने कितना आपस में बांट लिया, कितना अपने व्यक्तिगत मदों के लिए निकाल लिया, वो देखना है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना, पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज जो है वो साझेदारी फर्म के लिए हानि है। तो कहाँ लिखेंगे हम, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज। लेस कर देंगे। कितने साझेदार हैं वो भी देखेंगे अपन, कौन कौन है, राकेश, राजेश और अनुपम। यहाँ लिखना है नाम इनके, राकेश, राजेश और अनुपम, ये 3 साझेदार। पूंजी पर ब्याज देना कितना, 5%। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे पूंजी पर ब्याज की। गणना कार्य क्या आपका, गणना कार्य, ठीक। लेंगे हम पूंजी पर ब्याज, राकेश की पूंजी कितनी है, 12, 8 और 6। तो पहले वाले की है 12,000, दूसरे की है 8,000, तीसरे की है 6,000। 12,000 का 5%, 5/100 गुण दिया 5/100। 8,000 का 5% तो गुण दिया 5/100। 6,000 का 5% तो गुण दिया 5/100, ठीक है। ऐसे अपन को निकालना है। तो 12,000 गुणित गया 5/100, 5% कितना आ जाएगा इसका, 600 रुपये, ठीक। 8,000 गुणित गए 5/100, 0 0 आप कैंसिल कर दो, 5 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 400। 6,000 0 कैंसिल, ऐसे करेंगे आप, 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। इस प्रकार से आप पूंजी पर ब्याज निकाल लेंगे। और पूंजी पर ब्याज लाभ हानि के कहाँ लिखना है, डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, 600। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 400। यहाँ पर कितना लिखेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक पॉइंट अपन ने इसका कंप्लीट किया। अब क्या है सवाल में आगे वो देखते हैं। मैंने बोला आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। साझेदार जो अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु फर्म से रोकड़ या माल निकालते हैं वो आहरण कहलाता है। और आहरण पर ब्याज फर्म को प्राप्त होता है, लाभ है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या होता है, लाभ। तो इन्होंने बोला आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। लेकिन आप सवाल में देखो कहीं, क्या राकेश, राजेश, अनुपम ने कितना पैसा व्यापार से निकाला है, मतलब कितना आहरण किया है, ऐसी कोई राशि दी है क्या, नहीं दी है ना। सवाल में साझेदारों के आहरण नहीं दिए हैं, इसलिए हम आहरण पर ब्याज नहीं लगाएंगे। हमें सिर्फ अकेले किस पर ब्याज लगाना है, पूंजी पर ब्याज, तो वो हम लगा चुके।
अब इस सवाल में एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो क्या है, लाभ हानि का अनुपात है ना, इसको अपन यहां पर देख लेते हैं। तो लाभ हानि अनुपात को हम यहां पर सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि इसका अनुपात जो है वो कैसा दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है ना, बटे में दिया हुआ। देखो लाभ हानि अनुपात, पहले का कितना 1/2, दूसरे का 1/4 और तीसरे का 1/4। अब साझेदारी चैप्टर में आप एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ जाओ कि जब भी अनुपात दिए हों तो उन अनुपातों का जो हर है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। तो जो नीचे वाला है हर, जिसको हम बोलते हैं, वो सभी के हर कैसे होने चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि पहले वाले का 2 है, दूसरे का 4 और तीसरे का 4। या तो इन सब के हर को 2 बना दो, या इसका क्या कर दो आप 4। तो हम क्या करते हैं, इन दो व्यक्तियों को सुधारने की जगह हम एक को सुधार देते हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा। तो जितने का गुणा हम नीचे कर रहे हैं उतने का गुणा कहां करते हैं, ऊपर। मतलब 2 का गुणा हम अंश में कर देंगे और 2 का गुणा हम कहां कर देंगे, हर में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गणित का नियम है कि जितनी भी संख्या का गुणा हम अंश में, किसी संख्या में यदि हम जितने का भाग दें उतने का गुणा कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर पर कोई फर्क नहीं होता है। तो ऐसे ही, इसलिए हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर गुणा 2 का कर रहे हैं और नीचे भी कितने का, 2 का। और 2 का गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बटे में 4 दिया है और इसके बटे में भी हमें क्या करना है, 4। तो 2 में हम कितने का गुणा करें, क्योंकि 2 पहले से दिया ही है, कितने का गुणा करेंगे, 4 हो जाए, 2 दूनी 4, 2 का करना पड़ेगा। तो 2 का ऊपर करेंगे, 2 का नीचे। तो अब क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये तो दिया ही है 1/4, ये भी कितना दिया, 1/4। अब देखो सबके हर क्या हो गए हैं, समान। तो हम अब क्या लिख देंगे, 2:1:1। ये आ गया आपका अनुपात सही। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया, जिसके आधार पे अपन क्या करेंगे, लाभ हानि का विभाजन करेंगे। तो यहां पर सवाल में देखेंगे हम कि क्रेडिट का टोटल कितना है। क्रेडिट का टोटल है 11,500। ठीक है, इस क्रेडिट के टोटल में से हम क्या करेंगे, 11,500 में से माइनस कर देंगे डेबिट का। 11,500 में से माइनस क्या कर देंगे, डेबिट का। डेबिट का कितना दिया हुआ है, 1300। कितना बचेगा आपको, 0, 0, 2, 1। ये बचा शेष लाभ। या फिर हम इसको बोल सकते हैं विभाजन योग्य लाभ, जो साझेदारों में विभाजित करना, बांटना। ठीक है, तो अब जो शेष लाभ आपका बचा है, इस लाभ को हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में। और लाभ हानि अनुपात हमने अभी निकाला हुआ है, कितना है, 2:1:1। अब ऊपर वाला नहीं लेना, क्योंकि अपन इसके सुधार लिया, सही तरीके से उसको बना लिया सुविधा अनुसार। तो यहां पर हम लेंगे क्या, 10,200 को हम बांटेंगे 2:1:1, और इन सब का योग कितना हुआ, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहां बटे में क्या लिख देंगे, 4। अब 4 का हम भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, फिर कितना बचा 2, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 10,200 में हमने 4 का भाग दिया तो 2550 बार कट गया। अब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5100। फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2550। फिर 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2550। तो ये तीनों के भाग आ गए कि राकेश को कितना मिलना है, अनुपम को कितना मिलना है और राजेश को कितना मिलना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लाभ डेबिट में। देखो पिछले सवाल में हमें हानि हुई थी तो हमने कहाँ लिखा था, क्रेडिट में। इस सवाल में हमें लाभ हो रहा तो कहाँ लिखेंगे अपन,
डेबिट में यहाँ पर डैश कर देंगे। कौन कौन है साझेदार यहाँ पर? राकेश, राजेश, अनुपम। राकेश, राजेश, अनुपम। ठीक, इसको कितना मिलना है? 5100। इसको कितना मिलना है? 2550, वो निकाला है। और अनुपम को कितना मिलना है? 2550। इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 10,000। और पूरा टोटल दोनों का बराबर कर देंगे, कितना आएगा? 11,000। ठीक, तो ये आपका लाभ का विभाजन भी कर दिया हमने यहाँ पर, और लाभ हानि अनुपात सुधार भी दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5वां लिखा हुआ है 115 पेज पर, 5वां क्वेश्चन। आगे देखेंगे यहाँ। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा फिर से महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखना है आज की क्लास में। एक तो लाभ हानि नियोजन खाता के प्रारूप कैसे हमने उसको तैयार किया हुआ है। दूसरा, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चैप्टर को कर लो साझेदारी के, उन सभी चैप्टरों में इस पॉइंट का उपयोग होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका उपयोग हम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण नियम है, आपको याद रखना है। ठीक, क्या क्या है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम? नंबर 1, लाभ हानि का विभाजन। तो सभी साझेदारी संलेख के अभाव में सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। दूसरा, पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तीसरा, वेतन व कमीशन। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को ना तो कोई वेतन ना ही कोई कमीशन, मतलब कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। आहरण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग हेतु फर्म से कुछ रोकड़ या माल निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। और आहरण पर ब्याज, किसी भी साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। विवादों का निपटारा। साझेदारों के मध्य विवादों का निपटारा बहुमत के आधार पर होगा, है ना। यहाँ पर देखो अपन ने क्या बोला है? कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये हो गया था आपका कंप्लीट। ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया था। लाभ हानि कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर। पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, आहरण पर ब्याज नहीं देंगे। ये सब साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम है। पारिश्रमिक नहीं देंगे, सिर्फ ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी ना। जैसे कि आप पेड क्लासेस देख रहे हैं, और भी आप दूसरे व्यक्तियों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और क्लासेस ज्वाइन कराएं। थैंक यू। बाकी के हम कल देखेंगे।